So welcome back guys to this wonderful session of metal forming. हम forging continue कर रहे थे, उसी की बात करूंगा। कुछ ऑपरेशंस होते हैं माय डियर forging के अंदर, और ये ओपन डाई से लेके क्लोज डाई तक के बीच के सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन मैं लिख रहा हूँ फुलरिंग। माय डियर अगर हम बात करें फुलरिंग की, तो फुलरिंग एक ऑपरेशन होता है मटेरियल को आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराने का। और फुलरिंग और ड्राइंग आउट लगभग एक जैसे ऑपरेशन होते हैं जहां पे हम मटेरियल को आउटवर्ड फ्लो कराते हैं। बट माय डियर अगर ये आउटवर्ड फ्लो आप सिमेट्रिकली कराते हो तो उस केस में उसको ड्राइंग आउट बोलते हैं। अनसिमेट्रिकली मतलब अनसिमेट्रिकल कराते हो तो उसको हम फुलरिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इस मैंने आपसे कहा मेरे पास ये एक वर्कपीस है जिसके ऊपर मुझे फुलरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब फुलरिंग ऑपरेशन आपको अगर परफॉर्म करना है माय डियर, एंड आई एम गोइंग टू वांट आई वांट दैट कि हमें क्या करना है, बाहर की तरफ मटेरियल को फ्लो कराना है। और अगर मैं डाइस ऐसी बना दूं, आपको दिख ही रहा है ये जो डाइस मैंने बनाई है दैट इज नॉट सिमेट्रिकल, दैट इज अनसिमेट्रिकल। तो अगर इस तरीके से आप अनसिमेट्रिकली इन डाइस के बीच में इसको रख के हैमरिंग करोगे तो माय डियर आपको पता है यहाँ पे और यहाँ पे जो मटेरियल जाना है अनसिमेट्रिकली जा रहा है। तो अगर मटेरियल अनसिमेट्रिकली जा रहा है, इफ मटेरियल इज गोइंग अनसिमेट्रिकली, सो माय डियर इन दैट केस द ऑपरेशन इज नोन एज फुलरिंग ऑपरेशन। My dear, the next operation is drawing out. The next operation is drawing out. जैसा मैंने आपसे कहा अगर यही प्रोसेस आप सिमेट्रिकली करने लग जाओ तो इसको हम बोलते हैं my dear drawing out operation. Drawing out operation में वैसे बनाऊंगा, it is going to be like that. है ना, एकदम सिमेट्रिकली अगर मटेरियल का आउटवर्ड फ्लो चाहते हो तो इसको बोलते हैं drawing out process. Okay, next is edging. Edging or edging is the process of collecting the material at one place like this. ओके सो माय डियर अगर आप मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हो एक ही जगह पे तो ऐसे प्रोसेस को एजिंग या एजनिंग बोलते हैं। अब ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पे कलेक्ट कर सकते हो आप। नेक्स्ट इज माय डियर बेंडिंग। अगर आप किसी भी मटेरियल को एज के थ्रू बेंड करते हो, जैसे मैंने आपसे कहा दिस इज द शीट वी आर हैविंग, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स टू बेंड इट, द ऑपरेशन इज बेंडिंग। माय डियर नेक्स्ट इज चैम्फरिंग। सो माय डियर चैम्फरिंग आपको पता ही है, अगर आप साइड से कुछ इस तरीके के ऑपरेशंस करते हो दिस इज नोन एज चैम्फरिंग। माय डियर नेक्स्ट इज फ्लैटनिंग। सरफेस फ्लैट करने वाला ऑपरेशन फ्लैटनिंग कहलाता है। और नेक्स्ट अगर हमारे ब्लॉकिंग और स्वेजिंग, ब्लॉकिंग और स्वेजिंग जो है ये एक तरह का सेमी क्लोज डाई ऑपरेशन होता है। क्योंकि माय डियर इसके अंदर अगर हम बात करें ब्लॉकिंग और स्वेजिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को उसकी अप्रोक्सीमेट शेप में ले आना। जैसे मान लो हम ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे, ठीक है, we want to make, और ये थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल है जो भी ट्रिम और फिनिश होना बाकी है, तो ये अप्रोक्सीमेट शेप आ चुकी है। सो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट शेप आ गई, आपको पता है इसके अंदर मैं फिनिशिंग और ट्रिमिंग करके एग्जैक्ट शेप ला सकता हूं। तो ये ब्लॉकिंग और स्वेजिंग का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट शेप का आ जाना। इट सिंपली मींस दैट अप्रोक्सीमेट शेप हैज बीन अचीव्ड। एंड व्हाट इज व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेट टू एग्जैक्ट यूजिंग दैट फिनिशिंग एंड ट्रिमिंग ऑपरेशन, दैट इज नोन एज टू बेसिकली इट इज you can say closed die operation। और ये वैसे ही जैसे गटर और फ्लैश वाला आपने देखा था, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट शेप आपको देता है, तो क्लोज डाई ऑपरेशन कहलाएगा ये जो ऑपरेशन कहलाएगा। सो माय डियर ओपन डाई से क्लोज की तरफ हम इस तरीके से मूव करते हैं। अब नेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कनेक्टिंग रोड बेसिकली बनती है, कनेक्टिंग रोड में किस सीक्वेंस में ऑपरेशन होते हैं। और उसके बाद माय डियर हम फिर देखेंगे बेसिकली ट्यूब ड्राइंग के बारे में। मेरे को आपको बात करनी आ रही है, ट्यूब ड्राइंग आपके गेट के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एक बार देख लेंगे, जस्ट कुछ फॉर्मूलाज ही है और कुछ नहीं, ठीक है गाइस। और उसके बाद फिर हम पाउडर मेटलर्जी के बारे में देखेंगे, जिससे आपका बल्क मेटल फॉर्मिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो माय डियर लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ या फिर फॉर्जिंग ऑफ ए कनेक्टिंग रोड, दैट व्हिच आर द प्रोसेसेस इट इंक्लूड्स। लेट अस सी। सो गाइस अभी हम देखने जा रहे हैं कि कनेक्टिंग रोड की फॉर्जिंग कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो हमारे पास इनिशियली वर्क पीस रहेगा वो ऐसा रहेगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट चाहते हैं वो ऐसा चाहते हैं। This kind of product is required. And my dear, if you want this kind of product, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको दिख ही रहा है कि ये जो बाहर की तरफ मटेरियल फैलाया गया है वो फुलरिंग से होगा, क्योंकि वो अनसिमेट्रिकली फैलाया गया है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली वी विल बी हैविंग द फुलरिंग ऑपरेशन, और जो कि हमें दे देगा कुछ ऐसा। ओके, दिस इज फुलरिंग ऑपरेशन।
अब माय डियर यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मटेरियल जमा करना है तो एजनिंग ऑपरेशन चाहिए, तो इसके बाद हम एजनिंग ऑपरेशन की तरफ जाएंगे। सो एजनिंग में व्हाट वी वांट सम एक्स्ट्रा एजेस लाइक दिस, ये चाहिए हमें, एक जगह पे मटेरियल इकट्ठा करना है इस एजनिंग। इसके बाद माय डियर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने लिखा है कर यहाँ पे दिया, दिस इज एजनिंग। आफ्टर एजनिंग इफ रिक्वायर्ड यू कैन गो फॉर बेंडिंग टू सम एंगल इफ इट इज रिक्वायर्ड। एंड माय डियर आफ्टर बेंडिंग माय डियर आपको पता है वी विल गो फॉर स्वेजिंग और ब्लॉकिंग। स्वेजिंग और ब्लॉकिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अप्रोक्सीमेट शेप की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अप्रोक्सीमेट शेप में हमें यहाँ से मटेरियल रिमूव करना है, पर जब हम यहाँ से मटेरियल रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कुछ ट्रिमिंग या फिर फिनिशिंग की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। तो वी विल गो फॉर दैट एंड माय डियर दैट विल रिजल्ट इन द फिनिशिंग एंड इसके बाद जैसे जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई मटेरियल होगा तो दैट विल बी रिमूव्ड एंड माय डियर दैट इज फिनिशिंग एट, दैट इज फिनिशिंग और ट्रिमिंग। तो अगर पेपर में मैं क्वेश्चन की बात करूं तो वो 4 प्रोसेस को लिखते हैं जनरली। पहले आप फुलरिंग बोलोगे, फुलरिंग के बाद बोलोगे एजनिंग, एजनिंग के बाद स्वेजिंग और ब्लॉकिंग और उसके बाद लिखोगे फिनिशिंग। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट, दिस इज फुलरिंग, एजनिंग, स्वेजिंग एंड फिनिशिंग। सो दिस इज हाउ द थिंग्स कैन बी मेंशन्ड टू यू, इस तरीके से काम होगा, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग मीन फ्लो स्ट्रेस। ये वर्ड कई बार सुन लिया हमने, एक्सट्रूजन में भी सुना, यहाँ भी सुना, वाइड ड्राइंग में भी हम सुनते रहे और जनरली यूज इसको हमने एक्सट्रूजन और फोर्जिंग में ज्यादा किया है, पर कभी कभी वाइड ड्राइंग में भी ऐसा दे दिया गया था। तो माय डियर मैं आपको कुछ थोड़े से ग्लिम्स दे रहा हूँ इसके बारे में। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम टेंशन के लिए बना रहे थे तो हम इस तरीके से बना रहे थे, और आपको पता है कि हमने ये भी लिखा था कि अगर स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन जिसमें हम मेटल फॉर्मिंग रीजन में काम करते हैं, इसके लिए आपने लिखा था सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन टू द पावर n एंड माय डियर दिस वाज मेंशन्ड एज पावर लॉ इन स्ट्रेन हार्डनिंग। एंड माय डियर मैंने आपको बताया था कि माइल्ड स्टील के लिए जो n होता है ये बेसिकली 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और जब हम मेटल कटिंग करेंगे तो वहां पर मैं प्रूव भी करूंगा कि एट यूटीएस जब हम बात करते हैं, इसको डेरिवेशन देखेंगे एट यूटीएस, बल्कि मटेरियल साइज में भी हम इसको देखेंगे कि जब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पे n बराबर एप्सिलॉन हो जाता है। एंड माय डियर देयर इज द प्रूफ बिहाइंड दैट, मटेरियल साइज में इसको देखेंगे और मेटल कटिंग में भी देखेंगे। तो एक जगह हम प्रूफ देख लेंगे, दूसरी जगह हम डायरेक्टली लिख देंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। ओके सो माय डियर अभी के लिए अगर आपको क्वेश्चन दिखता है प्रीवियस ईयर्स में तो यू कैन यूज दिस, है ना। अब अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम बात करें कि n 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, और हमने देखा था कि जब कंप्रेशन में हम बात करते हैं तो कंप्रेशन में एक ऐसी स्ट्रेस आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लो स्ट्रेस, है ना। वी हैव सीन दैट एक स्ट्रेस आती है इसको बोलते हैं फ्लो स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस के बाद मटेरियल जस्ट प्लास्टिकली फ्लो करता चला जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लो स्ट्रेस। तो मटेरियल मीन फ्लो स्ट्रेस की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मटेरियल फेल हो रहा है एप्सिलॉन 1 तक, यहाँ पे मटेरियल फेल हो रहा है, फेल मतलब फ्रैक्चर की बात करूंगा, एप्सिलॉन f या एप्सिलॉन f, मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है, फेल नहीं फ्रैक्चर, तो मतलब फ्रैक्चर हो रहा है, फेल तो पहले हो गया। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं माय डियर, तो मीन फ्लो स्ट्रेस क्या है? मीन फ्लो स्ट्रेस माय डियर अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में, ये वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है, दिस इज दैट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो कि अगर एप्सिलॉन f तक रहेगी, मतलब फ्रैक्चर स्ट्रेन तक जो कि यहां पे हुआ है, और ऐसा होने पर ये सेम एरिया देगी, मतलब जो इसका एरिया है वही इस डायग्राम का एरिया, इट विल गिव द सेम एरिया under stress strain diagram. This is the definition of mean flow stress. So it will give the same area under stress strain diagram. कहने का मतलब ये है कि इसका एरिया और इसका एरिया अगर सेम है, एप्सिलॉन s मैंने दोनों का सेम लिया है, तो दिस वाली जो स्ट्रेस है ये सिग्मा m कहलाएगी मीन फ्लो स्ट्रेस। तो अगर आप इन दोनों के एरिया को रिपीट करते हैं, राइट सिग्मा m into एप्सिलॉन f, इट कैन बी रिटन एज, अब इसको आपको पता है एप्सिलॉन टू द पावर n को फॉलो करेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिग्मा इज k into एप्सिलॉन टू द पावर n। आपको पता है कि स्ट्रेंथनिंग कोएफिशिएंट एंड n इज द एक्सपोनेंट, तो इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज सिग्मा d एप्सिलॉन, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व होता है y dx, सो माय डियर दिस इज बिटवीन सिग्मा एंड एप्सिलॉन, तो आप लिखोगे एरिया इज गोइंग टू बी y dx का इंटीग्रेशन, सो इट इज y dx का इंटीग्रेशन, तो सिग्मा m into एप्सिलॉन f, इसको आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक करते हैं, 0 टू एप्सिलॉन f तक, तो आप सिग्मा की वैल्यू रखोगे इंटीग्रेशन में 0 टू एप्सिलॉन f, द वैल्यू इज k टाइम्स एप्सिलॉन टू द पावर n to d एप्सिलॉन। अब माय डियर मैं k को कांस्टेंट मान रहा हूं, दिस इज माय assumption, तो सिग्मा m into एप्सिलॉन f is going to be, k is constant, it is going to be एप्सिलॉन
n plus 1 by n plus 1 integration from 0 to epsilon f, and my dear, whatever I am going to have epsilon sigma mean is k into epsilon n plus 1 divided by n plus 1 into epsilon f, और जब इंटीग्रेशन पुट करोगे तो यहाँ भी f आ जाएगा, तो आपको मीन फ्लो स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई k टाइम्स एप्सिलॉन f टू द पावर n डिवाइड बाय n प्लस 1। तो हमारी एक्सप्रेशन द मीन फ्लो स्ट्रेस के लिए, दिस इज नोन एज मीन फ्लो स्ट्रेस। So this is the unknown value of constant value of stress which if remains same up to fracture point, it will give the same area under stress diagram which is given by these। Okay, तो कभी-कभी आपसे पूछ लेता है व्हाट इज मीन फ्लो स्ट्रेस, तो आप बता सकते हैं, इवन पेपर में आया भी हुआ है, तो आप इसको सोल्व करके बता सकते हैं। दिस इज नोन एज मीन फ्लो स्ट्रेस। सो माय डियर, दीस आर द टॉपिक्स वी वर लेफ्ट बिहाइंड, और जैसा मैंने कहा इसके डेरिवेशन में भी आऊंगा, मटेरियल साइंस में भी और मेट्रोलॉजी में, दोनों में से किसी एक जो भी हम पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं माय डियर मीन फ्लो स्ट्रेस। सो दिस वाज द टॉपिक एंड चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। सो गाइस, नाउ लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग ट्यूब ड्राइंग। अगर हम ट्यूब ड्राइंग की बात करें तो एक होलो शाफ्ट या बोल सकते हैं होलो ट्यूब बोल सकते हैं, उसमें अगर आप थिकनेस ऑफ द वॉल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस का यूज होता है माय डियर। और इन जनरल अगर आप बैक स्ट्रेसेस चाहें तो आप नहीं भी लगाएं, बैक टेंशन चाहें तो नहीं भी लगाएं। सो माय डियर, यहाँ पर होता ही है बेसिकली, जैसे जो डाइज थी वायर ड्राइंग का सेट होता है बिल्कुल वही है, इसमें एक चीज चेंज है, बीच में मैंडल को रखते हैं क्योंकि मैंडल थिकनेस को कम करने में काम करेगी। आप देख सकते हो इनिशियली इसकी थिकनेस h0 है और फाइनल h1। दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट, इफ यू वांट यू कैन लीव दैट, बट माय डियर स्टिल आई एम मेंशनिंग यू, जस्ट formulas are there and derivations are not required until you are going to give ESC conventional paper। तो माय डियर ड्राइंग स्ट्रेस है या सिग्मा 2 इसको बोलते हैं। और माय डियर अगर हम बात करें इस एनालिसिस के लिए, जब ये मेंटल होगा, ये मेंटल स्टेशनरी भी हो सकता है, ये मेंटल मूविंग भी हो सकता है, ओके, ये कॉनिकल भी हो सकता है, ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, मैंने सिलिंड्रिकल लिया है। अब माय डियर अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर दो सरफेसेस में रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक तो डाई और इसके अपर सरफेस के बीच में, एक मेंटल और इसके लोअर सरफेस के बीच में, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 मान लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 मान लेते हैं। तो एक फ्रिक्शन जो μ1 है वो डाइज और आउटर सरफेस के बीच में, एक मेंटल और इनर सरफेस के बीच में। So my dear, based on that, whenever you are going to find out the drawing stresses, it will comes out to be equals to sigma y 1 plus b by b 1 minus a1 by a naught to the power b। आप इसको d1 by d naught to the power 2b भी लिख सकते हो। And my dear, यहाँ पर b होता है mu1 plus minus mu2 tan alpha minus tan gamma, और यहाँ पे 2 alpha is the diagonal, 2 gamma is the cone angle। cone angle कब होगा? अगर मेंटल कोनिकल टाइप की होती है तो अगर मेंटल कोनिकल टाइप की होगी तो ऑब्वियसली cone angle होगा, वरना cone angle नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर अगर मेंटल फिक्स है तो वी विल कंसीडर पॉजिटिव साइन, अगर मेंटल मूव कर रही है तो वी विल टेक नेगेटिव साइन। माय डियर, फॉर सिलिंड्रिकल मेंटल गामा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये कॉनिकल मेंटल के लिए अलाउड है। माय डियर, अब अगर एक ऐसी कंडीशन ले लें जब μ1 बराबर μ2 के बराबर आ जाए, तो माय डियर μ1 और इक्वल टू μ2 अगर हो गया तो μ1 और ये माइनस साइन अगर आ जाता है तो माय डियर इट विल टेक अ फॉर्म ऑफ 0 by 0 एंड ऑब्वियसली साथ में अल्फा बराबर गामा भी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यू विल बी हैविंग 0 by 0 फॉर्मेट। और अगर हम 0 by 0 फॉर्मेट में बात करें तो यू नीड टू गो फॉर एलोस्पेल रूल एंड यू नो दैट यू गो इट फ्रॉम लिमिट्स में आपने देखा है, और जब आप इसको यूज करते हो इसके ऊपर तो माय डियर तब अपने पास रिजल्ट आएगा सिग्मा d सिग्मा y log base 10 और h2 minus h2 by h1 minus 1। सो ये रिजल्ट्स आज तक इन पे कभी पेपर में क्वेश्चन तो आए नहीं है, बट स्टिल जैसा मैंने आपसे कहा कि हम डिस्कस करेंगे तो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो माय डियर, इस तरीके से हमने बल्क मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लिया है। माय डियर, हमने पहले रोलिंग देखा, रोलिंग के बाद एक्सट्रूजन देखा, एक्सट्रूजन के बाद वायर ड्राइंग देखा, और वायर ड्राइंग के बाद फोर्जिंग देखा, और माय डियर फोर्जिंग के बाद में ट्यूब ड्राइंग भी देख लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, हालांकि वो बल्क मेटल फॉर्मिंग नहीं है, वो बेसिकली मेटल फॉर्मिंग का दूसरा टॉपिक है जिसको पाउडर मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है इस चैप्टर का वो पाउडर मेटलर्जी है, बल्कि मैं बोलूंगा थर्ड पार्ट, क्योंकि पहला पार्ट था हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट था बल्क मेटल फॉर्मिंग जो भी अब हमने कंप्लीट कर लिया, थर्ड पार्ट इज माय डियर पाउडर मेटलर्जी एंड फोर्थ पार्ट इज शीट मेटल ऑपरेशन, ठीक है। तो माय डियर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको जैसे मैंने आपसे टेस्ट के बारे में बात की, पाउडर मेटलर्जी पढ़ा के आपको टेस्ट का भी डिस्कशन बताऊंगा, वहीं पर आपको टेस्ट देना है, और अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी एक प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि मैंने आपसे ग्रुप पे शेयर किया भी था, तो उस लिंक से आप कर सकते हैं, और वे भी आगे के जो लेक्चर्स भी है वो YouTube की जगह आपको वहीं से मिलेंगे, तो दे आर डेफिनेटली जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। बट जैसा मैंने आपसे कहा था कि ऐसा हम इसलिए कर रहे थे कि आप अच्छे से टेस्ट दे पाओ, क्योंकि ऐसे टेस्ट लेना फिजिबल नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, मजा नहीं आ रहा था,
तो आप टेस्ट भी दे सकते होंगे, दे पाएंगे, और टेस्ट आई एम गोइंग टू अपलोड सून, और आपको बता दिया जाएगा। तो अब ये मान के चले आप प्रिपेयर रहे कास्टिंग के लिए और मेटल फॉर्मिंग के लिए। पहले मैंने सोचा था कास्टिंग और मेटल फॉर्मिंग का एक साथ ही टेस्ट रखेंगे, पर लेट अस सी कि हो सकता है आप लोगों का अभी बल्क मेटल फॉर्मिंग उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ हो, क्योंकि बिटवीन दो गैप आ गए, some because of my health issues and some because of some I had to go somewhere. So my dear, इसलिए आपकी क्लास बीच में नहीं हो पाई, और कुछ और क्लासेस भी शुरू होने की वजह से थोड़ा समय कम मिल पा रहा था, और एडिटिंग वगैरह जब खुद करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर सम इश्यूज कमिंग रिलेटेड टू लैपटॉप एंड ऑल, सो बिकॉज ऑफ दैट आपकी क्लास थोड़ी सी डिले हुई। बट डोंट वरी, सून दीस इश्यूज विल बी रिजॉल्व्ड एंड वी विल बी एंटरिंग इनटू शीट मेटल ऑपरेशन, जो कि बल्क मेटल फॉर्मिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बहुत जल्दी उसमें एंट्री करने वाले, ठीक है। तो बस एक क्लास और जिसमें पाउडर मेटलर्जी हम खत्म करेंगे, और वेल्डिंग और कास्टिंग के प्रैक्टिस सेशंस की भी हमारी बात हुई थी, वो भी हम करने वाले हैं। तो हो सकता है शीट मेटल ऑपरेशन से पहले एक सेशन वही रख ले, या वो एज एक्स्ट्रा चल पाएगा, उसको हम थोड़ा सा स्लाइड्स की फॉर्म में कर लेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल सेव आवर टाइम। तो आप बल्क मेटल फॉर्मिंग इसको रिवाइज करना शुरू करें, तो टेस्ट हम कास्टिंग का इंडिविजुअल रख लेंगे, और फिर बल्क मेटल फॉर्मिंग का शीट मेटल ऑपरेशन के साथ कंबाइनली कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर दिए, एमईओ के दोनों के, वेल्डिंग, कास्टिंग और बल्क मेटल फॉर्मिंग की।